तो देखो ये हमारे आज हम जो यूनिट करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लास्ट जब हमारी क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हमने डेटा माइनिंग को डिस्कस किया था कि व्हाट इज डेटा माइनिंग, स्टेप्स ऑफ डेटा माइनिंग एंड कुछ डेटा माइनिंग की हमारी टेक्निक्स थी। तो जब हमने टेक्निक्स की बात की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि एसोसिएशन होता है, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सब हमारी क्या थी, डेटा माइनिंग की टेक्निक्स थी। तो लास्ट क्लास में हमने एसोसिएशन टेक्निक्स को डिस्कस किया था कि एसोसिएशन मतलब हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास आइटम्स थे या जो ऑब्जेक्ट्स थे वो आपस में कितने कनेक्टिव हैं, उनकी कनेक्शंस क्या है, आपस में कनेक्टिविटी क्या है हर आइटम्स की। ठीक है, और उसके बिहाफ पे हमने कुछ एसोसिएशन रूल जनरेट करे थे बाय यूजिंग एप्रियोरी एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये सब हमने कवर किया था। फर्स्ट डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हमने कवर किया था। आज हम सेकंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशंस। देखो क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा है। ठीक है, आपको क्या बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, क्लासिफाई करना है कि जो इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, उनके उनको क्या, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, मतलब अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग क्लासीफायर करना उनको। ठीक है, कैटेगरी उनको प्रोवाइड करना कि आपके पास इसमें क्या होगा कि आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं ट्रेनिंग सेट। ठीक है, और उस ट्रेनिंग सेट में जो आपका फाइनल आउटपुट्स होगा दैट इज कॉल्ड क्लास। तो क्या है, तो फिर जो क्लास हमारे पास होगी तो हम उसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम एक एल्गोरिथम जनरेट करेंगे कि जो ये डेटा है, ये इसका जो फाइनल जो इसका आउटपुट्स है, इसके फाइनल जो आउटकम्स है वो क्या है इसमें। ठीक है, उसके बिहाफ पे हमने एक एल्गोरिथम जनरेट कर ली। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई टेस्टेड डेटा होगा, उस टेस्टेड डेटा पे उस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको भी क्या कर देंगे, जो हमारे पास टेस्टेड डेटा है उसको फिर हम क्या करेंगे, एक क्लासिफिकेशन दे देंगे, क्लासिफाई कर देंगे कि ये हमारी कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये डेटा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मेन मोटिव यही होता है कि हमारे पास जो अनट्रेन्ड डेटा है, जिसको हम टेस्टेड डेटा भी बोलते हैं, उस अनट्रेन्ड डेटा को हमें क्या करना है, ट्रेंड करना है। ठीक है, ट्रेंड का मतलब उसको फाइनली क्लासिफाई करना है कि जो डेटा हमारे पास आया है, जो टेस्टेड डेटा हमारे पास आया है, वो किस कैटेगरी में या किस क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन जो है क्या होगी, कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस को देखो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के अंदर हम दो फैक्टर्स पे काम करते हैं। फर्स्ट होता है मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड होता है मॉडल यूसेज। मींस हम क्या करेंगे, पहले एक मॉडल जनरेट करेंगे और फिर उस मॉडल को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉडल कैसे जनरेट होगा, आपके पास कुछ ट्रेनिंग डेटा होगा। ठीक है, कुछ डेटा, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, उस ट्रेनिंग डेटा को आप क्या करोगे, पूरा ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे उस डेटा का। उसके बिहाफ पे आप एक एल्गोरिथम जनरेट करोगे। ठीक है, उस एल्गोरिथम जनरेट जो आपको हुई है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन मॉडल, या फिर हम उसको क्लासिफायर मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा को, जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्रेन्ड डेटा है, उस डेटा को आपने पूरे को ऑब्जर्व किया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपने वहां से क्या निकाला, कुछ कंक्लूजन निकाला, एक एल्गोरिथम जनरेट की उसके बिहाफ पे। एल्गोरिथम्स का मतलब एक ऐसा मतलब आउटपुट निकाला कि ये पूरा का पूरा जो डेटा है इसका आउटकम्स क्या है। ठीक है, ये क्या बोलता है ये डेटा हमारा। ठीक है, उसी को हमने मॉडल्स बोला है, क्लासिफायर बोला है। उसके बाद आपके पास एक मॉडल जनरेट हो गया है, फिर आपके पास एक अनटेस्टेड डेटा आता है, फिर अनट्रेन्ड डेटा आता है। ठीक है, कोई क्वेरी आई है, फिर उस क्वेरी को आप क्या करोगे, उस मॉडल को दोगे। ठीक है, और मॉडल क्या करेगा, उस क्वेरी को ऑब्जर्व करेगा, और जो एल्गोरिथम उसके पास ऑलरेडी है या जो मॉडल उसके पास है, वो मॉडल जो है, उस जो एल्गोरिथम है वो उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, और उसके बिहाफ पे जो अनट्रेन्ड डेटा है उसको फिर वो क्या कर देगा, ट्रेंड कर देगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे आप देखो, आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट गिवन है आपको। ठीक है, मतलब कुछ रिकॉर्ड्स गिवन है। अब यहाँ पे कोई जो सीएस कंप्यूटर साइंस के कुछ मार्क्स गिवन है, और फिर उनके बिहाफ पे उनका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा सेट या ट्रेन्ड डेटा। ठीक है, ट्रेन डेटा का मतलब यहाँ पे फाइनली बताया गया है कि
जो अगर किसी स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं तो उसको फेल कैटेगरी में डाला है, 6 है तो पास है, 2 है तो फेल है, 7 है तो पास और 9 है तो पास है। ठीक है, मतलब ये ट्रेंड डेटा है। हर जो इनपुट्स आए हैं उसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मतलब ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्या किया, ऑब्जर्व किया इस डेटा को। आफ्टर ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या मतलब फाइंड आउट हुआ कि 5 वाले को उन्होंने बोला है फेल, 6 वाले को पास, 2 फेल, 7 पास, 9 पास। मीन्स अगर किसी कैंडिडेट स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन या इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी में जाएगा, फेल कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे एक एल्गोरिथम जनरेट हो गई इसको ऑब्जर्व करने के बाद कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 या लेस देन 5 हैं तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कौन सी क्लासिफिकेशन क्या होगी, फेल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, एक मॉडल जनरेट हो गया। ठीक है, अब कोई अनटेस्टेड डेटा आया आपके पास या अनट्रेन्ड डेटा आया क्या, कि किसी स्टूडेंट के 8 मार्क्स हैं। अब आपको बताना है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी या वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, पास में या फेल में। ठीक है, ये लेवल है। ठीक है, अब जो फाइनल आउटपुट होते हैं ट्रेन डेटा में उसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, और जो क्लास के वैल्यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड लेवल। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स हैं सीएस में तो फिर आप बताइए उसकी क्लास क्या होगी। ठीक है, या फिर उसको क्या लेबल दोगे या क्या उस कौन सी कैटेगरी में उसको मिलेगी उसको। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, जो हमारा ये अनट्रेन्ड डेटा है वो अनट्रेन्ड डेटा हमने कहाँ पे मॉडल को दिया। ठीक है, एज ए इनपुट मॉडल के पास गया। मॉडल ने फिर क्या काम किया, मॉडल ने इस कंडीशंस को चेक किया कि अगर उसके मार्क्स सीएस जो मार्क्स हैं लेस देन या इक्वल टू 5 है तो वो हमारा फेल होगा। तो ये जो कंडीशन जो अनट्रेन्ड डेटा आया था वो अनट्रेन्ड डेटा यहाँ पे इस डेटा पे मॉडल को अप्लाई किया गया और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन तो क्या मॉडल ने क्या आउटपुट दे दी, उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, पास कैटेगरी में। इट मीन्स ये अनट्रेन्ड डेटा था, इसको कैटेगरी मिल गई, उसको एक क्लासिफिकेशन मिल गई कि वो पास है, तो ये भी हमारा फिर क्या बन गया कि ट्रेन्ड डेटा बन गया। ठीक है, तो फिर हमारा ये वापस से यहाँ पे कहाँ हो गया, हमारे इस ट्रेन डेटा का पार्ट बन गया जब इसको क्लास मिल गई या फिर इसको क्लासिफिकेशन जब हमने इसको प्रोवाइड कर। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफाई करना ऑब्जेक्ट्स को, कैसे काम करता है, इसके अंदर 2 फैक्टर्स पे काम होता है, एक मॉडल कंस्ट्रक्शन पे, एक मॉडल की यूसेज पे या मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, कैसे काम करता है, मॉडल जनरेट कैसे होगा, जो हमारे पास ट्रेन्ड डेटा है उसको पूरे का पूरा ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ ना कुछ आउटकम्स यहाँ से निकाले जाएंगे, एक एल्गोरिथम या कुछ रूल यहाँ से, कुछ कंडीशन यहाँ से निकाली जाएंगी। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, मॉडल्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई अनट्रेन्ड डेटा होगा, उस अनट्रेन्ड डेटा जो है वो मॉडल को दिया जाएगा और फिर उसके बाद मॉडल क्या करेगा, उस अनट्रेन्ड डेटा को क्या कर देगा, ट्रेड कर देगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये उसी का पार्ट है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। देखो अब इसमें भी ये कह रहा है क्लासिफिकेशन क्या होता है, collection of records that is called training sets. Each record contains set of attributes. रिकॉर्ड में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे एंड वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट इसमें क्या होगा, क्लास होगा या फिर एक कैटेगरी होगी। ठीक है, या फिर फाइनल क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फाइंड ए मॉडल फॉर द क्लास एट्रीब्यूट। जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट है उसके लिए हम एक मॉडल जनरेट करेंगे एज ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो एज ए फंक्शन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन मोटिव इसका क्या है कि जो हमारे पास अनसीन रिकॉर्ड्स है शुड बी असाइंड ए क्लास एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब जो हमारे पास पहले का कोई रिकॉर्ड्स होगा उसको हम क्या करेंगे, कोई ना कोई क्लास जो है उसको असाइन कर दी जाएगी। ठीक है, टेस्ट डेटा सेट आता है, ए टेस्ट डेटा सेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। अब जो टेस्ट डेटा है ये किस लिए यूज हुआ है, जो अनट्रेन्ड डेटा था वो किस लिए यहाँ पे यूज हुआ, हमें देखना है कि क्या ये मॉडल अच्छे से काम कर रहा है, इसके मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, मॉडल की वर्किंग को चेक करना कि ये मॉडल जो हमने बनाया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, जो हमारा इसकी जो आउटकम आ रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो टेस्ट सेट हम किस लिए यहाँ पे यूज करें, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ठीक है, यूजुअली द गिवन डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये यही बोला है and with the training set used to build the model and test set used to validate it। ठीक है, जो ट्रेनिंग डेटा है वो किस लिए यूज हुआ है, मॉडल जनरेट करने के लिए।
ठीक है, क्योंकि इसी को ऑब्जर्व करके, ठीक है, इसको एनालिसिस करके ही हमने एक मॉडल जनरेट किया है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज क्या है, मॉडल जनरेशन में काम आ रहा है ये, ठीक है। और जब हमारे पास मॉडल बन गया तो टेस्ट डेटा क्या करता है, उस मॉडल की वैलिडिटी को चेक करता है कि वो कितना वैलिड है, वो मॉडल कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो ये था हमारा मेनली क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स फॉलो होती हैं। डिसीजन ट्री हो गया, के नियरेस्ट एल्गोरिथम्स होगी, ठीक है, रूल बेस्ड मेथड्स हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, बेस थ्योरम्स होगी, स्पॉट वेक्टर मशीन, ये हमारे यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिनको हम आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन समझ आया कि क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है। पेपर में क्वेश्चंस भी आता है कि एक्सप्लेन करो वर्किंग ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है, या मॉडल जनरेट कैसे होता है, मॉडल की वैलिडेशन आप कैसे चेक करते हो। आगे करें? यस। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास टेक्निक्स की। जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टेक्निक आती है इसमें ये वाली, के नियरेस्ट एल्गोरिथम्स, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास कुछ ट्रेंड डेटा होगा, ये हमारा ट्रेंड डेटा है या ट्रेनिंग सेट है। इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स हैं और सीएस के मार्क्स हैं, और फाइनली उसकी जो क्लास है वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास अनट्रेन्ड डेटा आ रहा है, ठीक है, टेस्ट डेटा आ रहा है, ये हमारे पास क्या अनटेस्ट डेटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ से हम क्या कैसे क्लासिफाई करेंगे कि जो हमारे पास टेस्ट डेटा है उसके नियरेस्ट नेबर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। के का मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है जो गिवन होगी कि आपको कितने नियरेस्ट नेबर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। के की वैल्यू ट्रू है तो मतलब दो इस वैल्यू के नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, ठीक है। या फिर अगर के की वैल्यू 3 है तो मतलब 3 नियरेस्ट नेबर इसके कौन से हैं। तो मतलब जो नियरेस्ट नेबर है इसका, जो उसका वो जिस कैटेगरी में होगा उसी में फिर हम इसको भी कैटेगराइज कर देंगे, वो कैटेगरी हम इसको भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे हुआ कि हमने क्या निकाला, जो हमारे पास अनट्रेन्ड डेटा आया, जो टेस्ट डेटा हमारे पास आया, जिसको हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है, कि उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है, फिर उसकी कैटेगरी बतानी है कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो वो किसके बिहाफ पे निकाल रहे हैं कि इसके नियरेस्ट नेबर देख लो कौन सी है, ठीक है। कि मतलब जो ये वैल्यूज हमें गिवन है, जो ये ट्रेनिंग से अनट्रेन्ड डेटा हमें गिवन है, उनके नियरेस्ट नेबर कौन से हैं वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। के का मतलब यहाँ पे गिवन है कि के की वैल्यू 3 है, मतलब हमें 3 नियरेस्ट नेबर निकालने हैं। जो ये वैल्यूज हमें गिवन है इनके नियरेस्ट 3 वैल्यूज और कौन सी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यूज उनकी होगी, ठीक है, तो वही जो जिस क्लास में वो आएंगे वही क्लास हम फिर इनको उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू वेरी कर सकती है, के की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो मतलब नियरेस्ट नेबर निकाल लेंगे हम इस वैल्यू की, इसकी नियरेस्ट वैल्यू और कौन सी है, ठीक है। और जो नियरेस्ट वैल्यू की क्लास है वही फिर हम इसको भी क्लास प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो के नियरेस्ट नेबर में हम क्या निकालते हैं, अब हमें नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो यूज करते हैं इसके लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, देखो हमें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास अनट्रेन्ड डेटा या टेस्ट डेटा है, ठीक है। इस टेस्ट डेटा के हमें नियरेस्ट नेबर निकालने हैं। इस वैल्यू इस जो ये डेटा है इसमें से इसके नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन वैल्यू से इन सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है ये वो आप देखो। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स ओ वन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये 0 नहीं है, ये ओ है, ठीक है। XO1 मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है। ये 6 हमारी क्या है, O1 है, माइनस XA1 मतलब ये एक्चुअल में वैल्यू है, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारे ट्रेनिंग सेट का पार्ट है, हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास ये डेटा है और ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है। तो XO
ON माइनस XAN A1, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस में फिर हम जो नेक्स्ट वैल्यू है, जो CS के मार्क्स हैं, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू सेकंड है और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज का जो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज है उनसे क्या निकालेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमने इनका और फिर हम पूरे का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो हमने फर्स्ट का डिस्टेंस निकाला कैसे, तो फर्स्ट है ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या है, 4, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सेकेंड ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 8 है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3 है, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसको निकाला तो ये क्या हुआ, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 और 8 माइनस 3 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, 29 का स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो पॉइंट में वैल्यू आई है वो आई है 5 पॉइंट समथिंग आई है, ठीक है, 5.38। हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमारे पास अनट्रेन्ड डेटा था और जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, ठीक है, इनका आपस में क्या निकाला, फर्स्ट वैल्यू का डिस्टेंस निकाल लिया। इसी तरह हमें सेकंड जो वैल्यू हमें गिवन है, ट्रेन्ड डेटा जो है हमारा सेकंड, उससे हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसको डिस्टेंस निकाला, तो ऑब्जर्व वैल्यू वही 6 रहेगी, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हमारी सेकंड रो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 माइनस 6 एंड 8 माइनस 7, तो 6 माइनस 6 मतलब 0, 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का रूट किया तो 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे जो थर्ड ट्रेनिंग सेट है, ट्रेनिंग सेट की जो वैल्यू है, थर्ड वैल्यू जो है हमारे पास, थर्ड रो जो है, उससे हम फिर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वहाँ से वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट वैल्यू है, उससे इसका वैल्यू का डिस्टेंस निकाला, तो यहाँ से वैल्यू आई है 3.16, ठीक है। इसी तरह हमने फिफ्थ रो से निकाला तो यहाँ से वैल्यू आई है 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे नियरेस्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है, सारी जो वैल्यूज आपस में नियरेस्ट है, ठीक है। तो नियरेस्ट इसमें कौन सी है, 1, 1 और 2। इट मीन्स जो हमारे पास सेकेंड रो, सेकेंड डेटा सेट है, थर्ड डेटा सेट है एंड फिफ्थ डेटा सेट है, ये वैल्यूज क्या है, हमारी जो अनट्रेन्ड डेटा उसके नियरेस्ट वैल्यू है। तो इनकी आप कैटेगरी आप देखोगे तो क्या है, पास, पास और पास, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो अनट्रेन्ड डेटा ये वाला था, तो इसकी भी क्या क्लासिफिकेशन होगी, ये भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, पास वाली कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर क्या कर दिया, वही क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। इसको क्लासिफाई कर दिया, इसको एक क्लास प्रोवाइड कर दी या फिर इसको एक लेबल दे दिया कि भाई अगर मार्क्स किसी स्टूडेंट के 6 हैं और 8 हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो पास कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन की, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लियर हुआ फर्स्ट टेक्निक? Yes, ma'am. Madam, अगर suppose k value, if you would have taken 4 and in 2 class it will be coming pass and 2 class it will be coming fail. So how to classify those kind of thing, madam? Madam, you are not audible. Other guy can hear, madam. Yes. Yeah. Okay. So, ma'am, if we would have taken k value equal to 4, can we take, madam? यस, मैं वही And if मैं half, सुनो सुनो, मैं वही बता रही हूँ, अगर हम जब के की वैल्यू लेते हैं 4, ठीक है,
अगर k की वैल्यू 4 आई और यहाँ पे जब हमने वैल्यूज जो हमने डिस्टेंस निकाला तो उसमें 2 वैल्यू ऐसी आई जिनका लेवल पास है और 2 का अगर फेल है, तो उस केस में फिर हमारा क्या होगा, ये k नियरेस्ट फॉलो नहीं होगा, फिर अदर टेक्निक्स को हम फॉलो करेंगे। ओके ओके, थैंक यू और मैडम। अगर ऐसा आता है कि 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज हमारी कैसी आई, पास की कैटेगरी में पास लेवल है और एक वैल्यू हमारी फेल वाली है, तो फिर हम मेजोरिटी पे जाएंगे, पास हम उस जो हमारा अनट्रेन्ड डेटा होगा उसको फिर हम पास वाला ही देंगे, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन में हम पास करेंगे, ठीक है। ओके मैडम, अब थैंक हम यू। नेक्स्ट को करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें आती है हमारी एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो हमारे रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन की जब बात होती है तो इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन। ये हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, एसोसिएशन रूल जनरेट करना, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, वही उसी उसी की तरह पहले हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट निकालेंगे, उसके बाद हम एक रूल जनरेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पूरा एसोसिएशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर पहले हमने पढ़ा था कि एसोसिएशन क्या होता है, फिर हमने क्या किया था, एसोसिएशन बनाने के लिए हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट निकाल रहे थे, देन हम कुछ रूल जनरेट कर रहे थे। और रूल कैसे जनरेट होते हैं, एक एल्गोरिथम्स होते हैं, एप्रियोरी एल्गोरिथम्स, उसकी हेल्प से हमने रूल जनरेट किए थे, ठीक है। उस रूल जनरेशन जो हुआ था उसमें क्या फाइंड आउट हो गया था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो जब वो आपस में कनेक्ट है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वो एक ही कैटेगरी में फिर वो बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे वही रूल है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी को हम रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि हमने रूल जनरेट कर लिया। रूल जनरेट होने से पता चलता है कि जो आइटम्स है वो आपस में कनेक्ट है, ठीक है। जो आइटम सेट्स आए हैं हमारे वो क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो आपस में जब वो कनेक्ट है तो इट मीन्स वो एक ही उनकी क्या होगी, क्लासिफिकेशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। उनका ग्रुप बन गया ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है। तो ये वहीं से आप करोगे इसको। नेक्स्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो यहाँ पे है एसोसिएशन क्लासिफिकेशन वाले में, ठीक है। वही है सिंपल, फ्रिक्वेंट आइटम सेट बनाओगे, उसके बाद कुछ रूल जनरेट करोगे बाय यूजिंग स्पोर्ट एंड काउंट को, सॉरी स्पोर्ट एंड कॉन्फिडेंस को, फैक्टर्स को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ रूल जनरेट हो गए। रूल जनरेशन के बाद जो सिमिलर टाइप्स के होंगे उनका हमने एक ग्रुप बना देंगे, उनकी क्लासिफिकेशन एक होगी, और नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा उसको हमने नेक्स्ट ग्रुप में रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसको पूरा हमने यहाँ पे इसको पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके अंदर डिसीजन ट्री, ठीक है। अब आप देखो डिसीजन ट्री क्या कहता है, ये भी क्या है, क्लासिफायर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही है, सेम एक मॉडल जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मॉडल होगा वो एक ट्री फॉर्म में होगा, ठीक है, इसलिए इसको डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफायर का मतलब यहाँ पे मॉडल से ही है, मॉडल बोलो या फिर क्लासिफायर बोलो, ठीक है, सेम है वो। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल जनरेट होगा वही सेम होगा। एक हमारे पास अनट्रेन्ड डेटा, सॉरी ट्रेनिंग डेटा होगा, ट्रेनिंग डेटा को पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उसके बाद एक क्या बनाएगा, एक मॉडल जनरेट होगा। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, जो मॉडल हमारा बनेगा वो कैसा होगा, वो ट्री फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद जो डिसीजन नोड होंगी, यहाँ पे कुछ टेस्ट नोड होंगी। लीफ नोड हमेशा हमारी क्या होगी, मेनली क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। ये लीफ नोड हमारा एक्चुअल जो हमारा लेबल बनता है वो हमारा लीफ नोड पे होगा, और बीच में हमारी जो इंटरनल नोड्स आप बोल सकते हो वो हमारी क्या होंगी, टेस्ट नोड होगी, वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक मॉडल है, ठीक है। मॉडल क्या कहता है कि एक रिफंड है, ठीक है, या तो किसी बंदे ने रिफंड किया होगा या फिर नहीं किया होगा, ठीक है। अब रिफंड अगर नहीं किया है तो फिर हम उसका नेक्स्ट टेस्ट उस पर क्या लगाएंगे, उसका जो मैरिड स्टेटस है वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर वो सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, या फिर वो मैरिड है, ठीक है। अगर वो सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, तो हम फिर आगे उसका क्या देखेंगे, उसकी इनकम देखेंगे, ठीक है, उसका इनकम क्या क्या है, ठीक है। अगर उसकी इनकम यहाँ पे क्या है, लेस देन 80,000 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिफंड नहीं करेगा। अगर उसकी इनकम ग्रेटर देन 80,000 है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिफंड करेगा। अब देखो ये मॉडल कैसे जनरेट हुआ, ये मॉडल हमारे पास ट्रेंड डेटा था, ठीक है, हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास थे, उस पूरे की ऑब्जर्वेशंस करके यहाँ पे एक मॉडल जनरेट हुआ है, ठीक है। मॉडल जनरेशन जब हुआ तो वो फ्री फॉर्म में हुआ। तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ से आया है, किसी ने किसी ट्रेनिंग डेटा सेट को एनालिसिस किया उसका, और उसके बाद या उसका ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे एक मॉडल जनरेट हुआ है,
मीन्स वो ट्री फॉर्म में है। तो यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं हम, ठीक है, मतलब इंटरनल नोड्स पे हमारे टेस्ट हो सकते हैं, और जो हमारी लीफ नोड होगी, ठीक है, लीफ नोड पे हमारे क्या होंगे, फाइनल जो लेवल होते हैं, फाइनल जो क्लास या फाइनल जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो हमारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये गिवन है हमें। अब यहाँ पे देखो टेस्ट डेटा आया, कि टेस्ट डेटा क्या आया, कि हमारे पास जो है मैरिड स्टेटस है, ठीक है, और उसकी इनकम 80,000 है, ठीक है, तो उसको रिफंड वो नहीं कर रहा, तो आप बताइए उसको आप कौन सी क्लासिफिकेशन दोगे, ठीक है। तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, वो चीट कर रहा है या वो चीटर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो पहले वो क्या है, वो रिफंड नहीं कर रहा, तो अगर वो रिफंड नहीं कर रहा, अगर वो रिफंड नहीं कर रहा, तो हम क्या देखेंगे, उसका मैरिड स्टेटस देखेंगे, ठीक है। अगर उसका स्टेटस हमने चेक किया, क्या वो मैरिड है, क्या वो सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं उसके अलग अलग, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ये मैरिड है, ठीक है, अगर वो मैरिड है तो मैरिड है, तो अगर वो रिफंड नहीं कर रहा, तो इट मीन्स उसको हम चीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से बोला ना कि नो, मतलब चीटर वो नहीं होगा। दूसरा, अगर वो यहाँ पे रिफंड कर रहा है, तो इसका मतलब तो भी नो लेबल मिला, मतलब वो चीटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब चेक किया जाएगा, अगर यहाँ पे सपोज करो कि जो स्टेटस आया है, अगर वो सिंगल या डाइवोर्स होता, ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं, उसकी इनकम देखते हैं कि अगर वो सिंगल है या डाइवोर्स है तो उसकी इनकम कितनी है। यहाँ पे अगर उसकी इनकम लेस देन 80,000 है, यहाँ पे कितना है, मैरिड है, तो मैरिड है तो इसमें वो रिफंड नहीं कर रहा, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, नो कैटेगरी होगी, मतलब वो चीटर वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे उसका सिंगल या डाइवोर्स्ड होता, तो फिर हम आगे चेक करते कि उसकी इनकम कितनी है। अगर उसकी इनकम लेस देन 80,000, तो भी हम फिर इसको कैटेगरी देते कि वो चीटर नहीं है, वो मतलब नो कैटेगरी में जाएगा। और अगर उसकी जो इनकम है वो ग्रेटर देन 80,000 है, तो फिर हम उसको बोलते कि वो चीटर है, वो चीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टेस्ट डेटा जो है वो ये मॉडल पे क्या होगा, ये मॉडल जो है अप्लाई होगा इस टेस्ट डेटा पे, और फाइनली इस टेस्ट डेटा को क्या मिल जाएगा, एक लेबल मिल जाएगा कि वो यस कैटेगरी में आ रहा है चीटर की, या फिर नो कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। मतलब फिर हमने क्या कर दिया, इस टेस्ट डेटा को क्या कर दिया, ट्रेंड डेटा बना दिया, ठीक है। वही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अनट्रेंड डेटा को ट्रेंड करना है हमें, ठीक है, कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, उसकी क्लास क्या होगी। तो जो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन कहता है कि आपको सिंपल मॉडल बनाना है, बस मॉडल हमारा कैसा होगा, ट्री फॉर्म में होगा, और ट्री फॉर्म में होगा तो वहाँ पे हम इंटरनल नोड से अलग अलग टेस्ट कंडीशंस लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और फाइनली जो हमारी लीफ नोड होगी वो हमें क्या मिलेंगे, फाइनली लेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेस्ट डेटा को क्या कर दिया, ट्रेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन आगे किया गया है, ये यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि पहले आपने यहाँ पे चेक किया, फिर यहाँ पे चेक किया, इस तरह से। पहले हमने रिफंड को देखा, रिफंड हमारा नो था, ये वाला नो था, तो नो था, तो फिर हमने उसका क्या देखा, स्टेटस देखा। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे स्टेटस पे आए, ठीक है, स्टेटस पे आए तो फिर हमने चेक किया वो मैरिड था, मैरिड था तो हमें आगे उसकी इनकम चेक नहीं करनी, उसको हमने डायरेक्ट लेबल क्या दे दिया कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, नो वाली में आएगा, ठीक है। तो उसको क्या साइन कर देंगे हम, चीट टू नो, कि वो चीटर नहीं है, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन क्लासिफिकेशन की तीन टेक्निक्स पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा के नियरेस्ट क्लासिफिकेशन, सॉरी के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। सेकंड हमने पढ़ा रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसको हम एसोसिएशन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। थर्ड हमने पढ़ा डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, ठीक है। फोर्थ इसमें टेक्निक से हमारी बेस फॉर्म आई, ठीक है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास दो बच गए, सॉरी ये लास्ट है हमारे पास, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। तो
तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक है दैट इज नेवी बेस थ्योरम्स, ठीक है। बेस थ्योरम्स, अब देखो ये बेस थ्योरम्स क्या होती है, आपने वो पढ़ा होगा, जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि किसी इवेंट के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी दूसरे इवेंट पे जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक है, वही होता है कंडीशनल। देखो अब पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं क्या होता है। ये हमारे पास बेस थ्योरम का एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, किसी भी अनट्रेन्ड डेटा को ट्रेंड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट ऑफ बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए कोई इवेंट है, उसके अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब हमारे पास जो हमें क्या गिवन है कि जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, ठीक है। कि कोई इवेंट अगर हो चुका है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा इवेंट है उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि ए इंटरसेक्शंस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं तो यहाँ पे इसको हम क्या रीड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि अगर कोई इवेंट ए है वो ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बिहाफ पे बताओ कि जो हमारे पास इवेंट बी है उसकी अक्कर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इन्हीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो ये फॉर्मूला है इसी से हमने क्या फाइंड आउट किया है, उसी से हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया है दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, वो यहीं से आया है। देखो क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहाँ पे सॉरी ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए यहाँ पे ऑलरेडी ए इवेंट जो अकर्ड हो चुका था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, तो इसी से निकाला है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि अगर यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाला। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर बी ऑलरेडी अकर्ड है तो फिर ए की पॉसिबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो क्या किया है, इस बी को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बी को यहाँ पे ले जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरसेक्शंस वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको बी को इधर लेके गए हैं और इस साइड से भी जो यहाँ पे ए आएगा उसको क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट किया क्या, कि अगर हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये कैसे निकलेगा, ये वाला जो था इसके जो नीचे है राइट में, जब हम इसको लेके तो उसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारा, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं, ये फॉर्मूला हमारा बेस थ्योरम में यूज होता है, ठीक है। जो ये फॉर्मूला है ये एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा कि क्या होती है। अब देखो यहाँ पे जब हम अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वाले को इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड, ठीक है। ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रायर और इसको बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, पोस्टीरियर क्या बोलता है कि हमें क्या निकालना है कि किसी भी इवेंट के अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर उसके लिए जो कोई डेटा है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही है। तो मतलब बी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एविडेंस हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है कि आपके पास कोई डेटा है, ठीक है। उस डेटा के बिहाफ पे आप क्या बता रहे हो कि जो ए इवेंट है उसके अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना होता है, हमें यही बताना होता है। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में यही पढ़ा है कि हमने कोई ट्रेंड डेटा है, ये हमारे यहाँ हम बोल सकते हैं कि बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड डेटा होगा, ठीक है। हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा होगा जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, ठीक है।
हमने क्लासिफिकेशन में यही पढ़ा था कि कुछ डेटा था जो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, उसके पास वो ट्रेंड है, मतलब ऑलरेडी उसको वो क्लासिफाई हो चुका है, उसके बिहाफ पे हम क्या बता रहे हैं कि कोई टेस्ट डेटा आ रहा है, ठीक है, या फिर इवेंट है कोई ए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अकर होने की, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि पोस्टीरियर क्या बताता है कि हमें किसी इवेंट या फिर किसी भी टेस्ट डेटा है, हमारा अनट्रेन्ड डेटा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हमारे पास, मतलब उसको क्या हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी, जब हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रेंड डेटा है, ठीक है। तो हम इसको क्लासिफिकेशन के टर्म में इसको ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड। अब ये लाइक्लीहुड क्या कहता है, अब आप देखो यहाँ पे हमारा ये क्या था, ए जो क्या था, ये हमारा था कोई इवेंट जो अक्कर होने की हमें निकालना है, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, कि हमने कोई हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि अगर ये हमारा हाइपोथेसिस ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा या किस कैटेगरी में जाएगा, ये हमें कब इसका मतलब ये किस पे डिपेंड है कि हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। यहाँ पे ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, एविडेंस है, ठीक है, प्रूफ बोल सकते हो, डेटा बोल सकते हो, हमारे पास कुछ डेटा है और हमें कोई हाइपोथेसिस हमने क्रिएट किया है, उसकी ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, वो कितना वो हाइपोथेसिस हमारा जो है ट्रू होगा या फिर वो वैलिड होगा हाइपोथेसिस, वो हमें यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लाइक्लीहुड क्या कहता है, यहाँ पे इन्होंने, आप ये याद रखना कि ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इवेंट अक्कर होना है या फिर जो टेस्ट डेटा है जिसको हमें ट्रेंड करना है वो है, और बी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है, या फिर कोई एविडेंस है वो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है वो काम, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था, ये ए हमारा हाइपोथेसिस था, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ए हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था, यहाँ पे हमें चेक करना था कि वो ट्रू होगा, वैलिड होगा या नहीं होगा, या वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्या मान लिया कि जो हाइपोथेसिस है वो हमारा ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है। वो ट्रू कब है, जब हमारे पास जो डेटा है वो है, वो ऑलरेडी हमारे पास कोई प्रूफ है, उसके बिहाफ पे हमने क्या मान लिया कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो भी वैलिड है, ठीक है। तो लाइक्लीहुड क्या कहता है कि जो इवेंट हमें निकालना था, जो क्लासिफाई हमें करना था, हमने उसी को वैलिड मान लिया, उसको वैलिड मान के हमारा जो डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बिहाफ पे अगर हम उसको ट्रू मान लेते हैं, उस हाइपोथेसिस को अगर हम ट्रू कर देते हैं, तो क्या हमारा जो एविडेंस हमें गिवन है वो उसके लिए वैलिड है। यहाँ पे हम उसी को वही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही हम इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या माना कि जो हमने हाइपोथेसिस यहाँ पे हमें निकालना था, हमने उसको ही ट्रू मान लिया कि अगर हम उसको ट्रू मानते हैं तो क्या हमारे पास जो डेटा गिवन है क्या वो वैलिड है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है, अगर हम उसको ट्रू मानते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, जो डेटा हमारे पास उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रू होगा, ठीक है। इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने क्या था, हमारा हाइपोथेसिस था। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने डेटा को ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने किसी डेटा को ऑब्जर्व किया, उससे पहले आप चेक करो कि हमारे हाइपोथेसिस के ट्रू होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हमारा हमेशा क्या होता है, एविडेंस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारे पास एविडेंस है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल हमने अपने हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली क्या होगी, यहाँ पे हम अपने एविडेंस की जो हमारे पास डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों फाइंड आउट कर ली। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि हमने क्या मान लिया, अपने हाइपोथेसिस को ट्रू मान लिया, फिर हमने देखा कि क्या हमारे पास जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ये सब पता चल जाएगा तो उसके बिहाफ पे हम क्या निकाल लेते हैं कि अगर हमें कोई हाइपोथेसिस जो हमने क्रिएट किया है वो ट्रू होगा या नहीं होगा बेस्ड ऑन ऑलरेडी अकर्ड डेटा, ठीक है। तो बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला है, बेस थ्योरम ये वाला इस फॉर्मूले पे बेस है, ठीक है। अब हम जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इस फॉर्मूले को जब हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है कि हमने इस ए को हाइपोथेसिस मान लिया, ठीक है, और बी को हमने क्या मान लिया कि कलेक्ट डेटा ऑफ ट्रेंड डेटा मान लिया कि हमारे पास कोई ट्रेंड डेटा है, ठीक है, पूरा डेटा का सेट है, ठीक है। उसके बिहाफ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो हमने टेस्ट डेटा है उसकी क्लासिफिकेशंस बता रहे हैं कि वो उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होगी।
इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी, इसके लिए हमें 3 तरह की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक लाइक्लीहुड, एक प्रायर और एक मार्जिनल, ठीक है। लाइक्लीहुड क्या कहता है कि हम अब उस डेटा को, जो हमारे पास डेटा, हम उसी को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है या ट्रेंड डेटा है, हम उसी को टेस्ट कर लेते हैं, उसी को देख लेते हैं कि अगर हम अपने हाइपोथेसिस को ट्रू कर दें तो क्या हमारे लिए वो डेटा वैलिड होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बिहाफ पे नेक्स्ट हम प्रायर निकाल लेते हैं कि हम डेटा जो सेट गिवन है, जो ट्रेंड डेटा, उसको नहीं छेड़ते, हम सिंपल अपने जो हाइपोथेसिस है उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। और एक बार हम क्या निकाल लेंगे, अपने जो एविडेंस है, जो डेटा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेस थ्योरम होगी। अब इसके बिहाफ पे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है कि हम बेस थ्योरम को कैसे क्लासिफिकेशन में हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हमें क्या है, एक ट्रेंड डेटा गिवन है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये आपके पास कोई एविडेंस है या बी की वैल्यू है ये हमारे पास, ठीक है। मतलब कोई डेटा हमें मिला हुआ है, ट्रेंड डेटा है ये। ट्रेंड डेटा क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे हर एक डेटा को क्या मिला हुआ है, एक लेबल मिला हुआ है, क्लासिफिकेशन मिली हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 10% का डेटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक हमारा एट्रीब्यूट्स क्या है, कोविड है, एक हमारा फ्लू है और एक हमारा फीवर है, ठीक है। कि अगर हमें क्या चेक करना है कि अगर उस बंदे को फीवर है तो क्या वो, उसको फिर कोविड भी है या फिर उसको फ्लू है, क्या है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ट्रेंड डेटा बोल सकते हो या एविडेंस बोल सकते हो कि हमारे पास एक एविडेंस है, डेटा कलेक्शन है या फिर ट्रेंड डेटा है, ठीक है। ट्रेंड ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, ट्रेंड कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। कि अगर पर्सन 1 आया, उसको क्या है, कोविड है और उसको फ्लू नहीं है, तो फिर भी हो सकता है उसको फीवर हो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको फीवर होगा। अगर उसको कोविड है, फ्लू नहीं है, बट उसको फीवर हो सकता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को क्या कोविड नहीं है, सिर्फ फ्लू है, तो भी उसको क्या आ सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर उसको कोविड भी है, फ्लू भी है, तो भी उसको फीवर हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इस डेटा को ट्रेंड किया गया है, ट्रेंड ये ऑलरेडी हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जब हम अगर बेस थ्योरम की बात करें तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, ए गिवन दैट जो था, बी जो था हमारा, A/B जो था, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है, कि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देखो कोई पर्सन है, उसको फ्लू है या फिर कोविड है, ठीक है। तो हमने पहले क्या प्रोबेबिलिटी निकाली, यहाँ पे हमें देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे निकालना हमें क्या है, हमें देखना है कि फीवर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि फीवर उसको होगा या नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब यहाँ पे हमने फीवर को क्या माना है, यस, कि किसी बंदे को फीवर है तो वो उसको फ्लू है, कोविड, ठीक है। उसकी वजह से हमें यहाँ पे बताना है कि अगर बंदे को फीवर, ठीक है, यहाँ पे किसी क्या गिवन है, होगा या वो कोविड की वजह से होगा या फ्लू की वजह से उसको फीवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा क्या है, ये फ्लू और कोविड हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी डेटा गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि अगर फीवर उसको यस है, फीवर है उस बंदे को, तो आप बताइए उसको फ्लू की वजह से है या कोविड की वजह से है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था वो, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, हम कैसे निकाल देते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए गिवन दैट बी है, तो हम कैसे निकाल देते, हम उसका उल्टा करके निकाल लेते थे। पहले हम क्या कर लेते कि हम मान लेंगे कि यहाँ पे उसको फीवर है, तो क्या उसको फ्लू भी है, ये चेक किया, साथ में इनटू में, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पे, 2 वैल्यूज पे काम हो रहा है, 2 एट्रीब्यूट्स पे काम हो रहा है, तो हमने अलग अलग दोनों का निकाल लिया, ठीक है। कि अगर पहले फिर हम चेक करेंगे कि अगर उसको फीवर है तो क्या उसको फ्लू की वजह से है या फिर उसको फीवर है तो या कोविड की वजह से है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और साथ में हमने क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर होने की प्रोबेबिलिटी, कि भाई हमने डेटा को नहीं देखा, फ्लू है, कोविड है, हम उसको ये नहीं देख रहे, हम सिंपल उसको देख रहे हैं कि उसको फीवर यस है या नो है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे फीवर यस किया तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, फीवर यस कर दिया। ये जो फॉर्मूला, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमने हमारा जो ये वाला था, इसके बिहाफ पे लिखा है, ठीक है। ये वही है कि ए गिवन दैट बी, तो फिर हम पहले क्या निकाल लेंगे, उस डेटा को ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, अगर उसको हम प्रूव कर देते हैं, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इस ए के बिहाफ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया। अच्छा, दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है
हमने दोनों केस लेके चलने, क्योंकि यहाँ पे फीवर यस और नो दोनों है, ठीक है, बंदे को फीवर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो फिर हमने नो वाला केस निकाला, वही सेम है कि हमने नो की प्रोबेबिलिटी चेक की, जब हमारे पास फ्लू और कोविड गिवन है, फ्लू और कोविड के लिए डेटा गिवन है, तो वो किसके इक्वल होगा कि हम अगर फीवर नहीं है तो फ्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, अगर फीवर नहीं है कोविड की क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लें, और साथ में अगर नहीं फीवर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो स्टेप 1 जो हमारा था ये वाला था, तो ये पोस्टीरियर हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायर की, ठीक है। प्रायर की जो प्रोबेबिलिटी हम वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रायर की यहाँ पे प्रायर में कौन आएगा, प्रायर में हमारे यहाँ पे ये वाले दोनों चीजें, ठीक है, फीवर यस और फीवर नो, ये हमारे क्या है प्रायर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाली, फीवर की प्रोबेबिलिटी निकाली, फीवर के यस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फीवर के नो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल हमारे पास 10 केस हैं, और 10 केस में आप देखोगे कि 7 टाइम्स फीवर यस फीवर है, और 9 टाइम्स ऐसा है कि जो पर्सन उसको फीवर नहीं है। तो फीवर यस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और फीवर नो होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, देखो 1, 2 एंड 3 बाई 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाली, हमने किसी डेटा को ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, जो ऑलरेडी डेटा अकर्ड है हमने उसको यूज नहीं किया, ठीक है। बिफोर ऑब्जर्विंग द डेटा हमने पहले जो इवेंट होना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। तो इवेंट है, जो इवेंट मेनली हमारा क्या है, फीवर बताना है कि उस बंदे को फीवर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व डेटा को नहीं छेड़ा, सॉरी ऑलरेडी जो अकर्ड डेटा उसको नहीं कुछ किया, हमने पहले सिर्फ इस फीवर के होने और ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायर प्रोबेबिलिटी का पार्ट है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सेकंड, अब हम अपनी कंडीशंस की बात करते हैं, अब हम अपना जो हमारा लाइकलीहुड था उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि फीवर यस और नो, ठीक है। कोविड हम देखेंगे कि कितने केस ऐसे हैं जिनमें कोविड है और उसको फीवर है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि कितने केस ऐसे हैं कि कोविड है बट उसको फीवर नहीं है। तो कोविड भी है और फीवर भी है, तो ऐसे कितने केस हैं आप देखिए, यहाँ पे कोविड यस है, फीवर भी यस है। थर्ड रो में देखो कोविड यस, फीवर यस। उसके बाद फिफ्थ रो में देखो कोविड भी यस, फीवर भी यस। और उसके बाद सेवंथ रो में आप देखो फीवर भी यस और कोविड भी यस। मतलब 4 केस ऐसे हैं जिसमें पर्सन को कोविड है तो उसको फीवर भी है, ठीक है। तो कोविड और यस दोनों, फीवर होने की और कोविड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी होगी, 4/7 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हम बंदे को कोविड है बट उसको फीवर नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम निकालेंगे, तो वो कितनी हो गई, आप यहाँ पे देखो कोविड नहीं, सॉरी कोविड है बट फीवर नहीं है। तो ऐसे केस आप देखो यहाँ पे, एक तो ये है 8 नंबर पे है कि इसको कोविड है, ठीक है, कोविड तो यस है बट फीवर क्या है उसका, नो है, ठीक है। एक केस और होगा यहाँ पे, आप देखो कि कोविड है उसको बट फीवर नहीं है, तो यहाँ पे 1/3 आएगा, गलती से लिखा हुआ 2/3, ठीक है। तो मतलब फीवर कोविड है बट फीवर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 1/3, क्योंकि कोविड है और फीवर नहीं है। तो फीवर नहीं के तो यहाँ पे 3 ही केस हैं, एक तो ये वाला है, हाँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3 आएगी, ठीक है। उसके बाद हम फ्लू के भी फ्लू निकाल लेंगे कि अगर फीवर है और फ्लू भी है, ठीक है, तो उतने कितने केस हैं, 3 केस हैं कि फ्लू यस है और फीवर भी यस है, फ्लू यस है फीवर भी यस है, 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया, फ्लू भी है और उसको फीवर भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये 7 क्यों है, यहाँ पे 7 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के यस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, फीवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 7 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 3/7 लिखा, ठीक है। अब फ्लू है बट उसको फीवर नहीं है, तो उस केस में हमने यहाँ पे इसको लिया कि फ्लू है बट फीवर नहीं है, फ्लू है, एक तो ये वाला केस हो गया, उसको फ्लू है बट फीवर नहीं है, और दूसरा फ्लू है, हाँ, तो यहाँ भी क्या होगा, इसकी 1/3 आएगी, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे हमने प्रायर निकाल लिया, यहाँ पे हमने लाइकलीहुड को निकाल लिया, अलग अलग दोनों पार्ट्स निकाल लिए, और फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट यहाँ पे देखो,
तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें इसने अप्लाई किया कि 4/7 इंटू 3/7 इंटू 7/10, ठीक है। देखो कैसे किया, ये फॉर्मूला था हमारा। फर्स्ट हमने देखा फ्लू और यस, ठीक है। फ्लू भी है और फीवर भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्लू भी है और फीवर भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कोविड भी है और फीवर भी है, तो कोविड भी है फीवर भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 4/7, तो 4/7 इंटू 3/7 और इंटू में ओनली फीवर की प्रोबेबिलिटी क्या थी 7/10, ठीक है। तो हमने तीनों पॉइंट्स लिए 4/7 इंटू 3/7 इंटू 7/10, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट किया 4/7 इंटू 3/7 इंटू 7/10, तो यहाँ से आया 12/70, और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से आया 0.17, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसी तरह सेकंड वाले को किया, तो सेकंड वाले में हमने क्या देखा, फ्लू है बट फीवर नहीं है, फ्लू है पर फीवर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 ही होगी। फ्लू है पर फीवर नहीं है, ठीक है। और कोविड वाले की भी क्या होगी, कोविड है पर फ्लू नहीं है, यहाँ भी 1/3 होगी, और साथ में फीवर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10 है। तो यहाँ से इसको निकाला, तो यहाँ से आप इसको निकालोगे तो ये भी इससे कम ही आएगा, 1.17 से कुछ ना कुछ कम ही आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे ज्यादा कौन सा है, यस वाला है, तो हम इससे उसको क्या क्लासिफाई करेंगे, अगर कोई ऐसा पर्सन आता है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, फीवर होगा उसको, ठीक है। तो वो यहाँ पे फिर क्या हुआ, कंडीशनल के बेस पे हमने बेस फॉर्म लगाई और हमने क्लासिफाई कर दिया। नेवी बेस फॉर्म लगा के हमने क्या क्लासिफाई किया कि अगर कोई पर्सन आता है तो अगर उसके फीवर होने की पॉसिबिलिटी अगर हम चेक करेंगे कि उसको कोविड है या फ्लू है, उसके बिहाफ पे बताओ कि उसको फीवर होगा या नहीं होगा, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन आई है वो क्या है, यस वाली आई है, मतलब उसको फीवर होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस में बेस फॉर्म को यूज करते हैं, मतलब कहने का यार हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज किया है किसके लिए, क्लासिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बेस फॉर्म पे तो आप इस तरह का कोई एग्जाम्पल लेके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशंस वाला, कंप्लीट हुआ। तो आज हमारी 2 क्लास हैं, अभी एक क्लास हमारी 11 to 1 है और नेक्स्ट क्लास हमारी 1 to 3 है। तो अभी 10 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अपना यूनिट नंबर 10 कवर किया, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, कैसे क्लासिफिकेशन वर्क करता है, और क्लासिफिकेशंस की कौन कौन सी टेक्निक्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस की कौन कौन सी टेक्निक्स हमने पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, क्लस्टरिंग वाली है, ठीक है। जो ये भी हमारा डेटा माइनिंग का ही पार्ट है। यूनिट नंबर 11 है हमारी, और फिर यूनिट नंबर 12। आज हमारी लास्ट क्लास है डेटा वेयर हाउस की, तो 11 और 12 यूनिट रहती हैं, जिसमें से यूनिट नंबर 11 हमारी क्लस्टरिंग वाली है। क्लस्टरिंग भी हमारा न्यूमेरिकल बेस ही है, मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको, लेकिन जो यूनिट नंबर 12 है हमारी वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, अब 1 o'clock स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा 1 to 3 वाला। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो 1 o'clock नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लस्टरिंग, ओके। तो 1 o'clock स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। मैम हेलो, यस बोलिए। मैम हमारे पास जो शेड्यूल है उसमें तो 11 से 1 तक की क्लास है। नहीं, आपको शेड्यूल मिला होगा ना, आज हमारी वेयर हाउस की 2 क्लास हैं। आपका चेंज हुआ था, जो शेड्यूल था वो चेंज हुआ था, क्योंकि आपकी लास्ट जो क्लास थी वो नहीं हुई थी, उस क्लास को आज कंबाइन किया गया था। जो 11th को आपकी क्लास होनी थी 11th मई को, तो 11th मई को मैंने क्लास नहीं ली थी, तो उसी को कंबाइन किया गया आज। तो आज आपकी 2 क्लास हैं, अभी हमारी 11 to 1 का सेशन था और नेक्स्ट सेशन हमारा 1 to 3 है।
ठीक है, तो आज की इस सेशन में हमें सिर्फ यूनिट नंबर 10 को कवर करना था, जो हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हमने 2 यूनिट को कवर करना है, यूनिट नंबर 11 और 12। 12 थ्योरेटिकल बेस है, थ्योरी है, उसके मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको खुद से रीड करोगे, और यूनिट नंबर जो 11 होगी वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो ओके मैम। 1 o'clock हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, विजिबल है आपको? मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है, वो विजिबल है? Yes, it is visible. ओके, तो नेक्स्ट यूनिट है क्लस्टरिंग हमारी। ठीक है, ये हमारी यूनिट नंबर 11 है, ब्लॉक 3 के अंदर है ये। तो हमने ये भी डेटा माइनिंग की टेक्निक है, तो हमने एसोसिएशन टेक्निक्स को पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा और क्लस्टरिंग। ठीक है, अब देखो क्लस्टरिंग क्या होती है कि हमें अब क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमें क्या करना है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डेटा को एक क्लस्टर में डालना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सेम सिमिलर टाइप का डेटा होगा वो एक क्लस्टर में आ जाएगा, और जो डिफरेंट टाइप का होगा, हेट्रोजीनियस जो डेटा होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं क्लस्टर्स में, इसमें ये लिखा है कि क्लस्टरिंग जो होती है मींस ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द डेटा डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप्स। ठीक है, हम किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे या फिर किसी एक फैक्टर के बेस पे क्या करते हैं, डेटा की सिमिलरिटी जो होती है उस पे हम क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, दूसरी तरफ में जो डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा है, ठीक है, वो हमारा अलग क्लस्टर में चला जाएगा। तो ये हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है, और ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई टारगेट फील्ड नहीं होती, मतलब किसी भी क्लास जो हमारा डेटा होता है उसमें ऐसा कोई लेबल या फिर कोई क्लास नहीं होती। ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है हमारी। तो नेक्स्ट इसमें आप देखो, हम इसके अंदर भी हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे क्लस्टरिंग की। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में टेक्निक्स पढ़ी थी कि के नियरेस्ट एल्गोरिथम्स हमने पढ़ा, डिसीजन ट्री मॉडल पढ़ा, ठीक है, बेस फॉर्म के बेस पे पढ़ा। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे भी क्लस्टरिंग की काफी टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग कैसे है कि हमारे पास ये एक डेटा सेट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सिमिलरिटी के बेस पे, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग क्लस्टर बना दी। जो रेक्टेंगल शेप थी उनको हमने एक अलग क्लस्टर में डाल दिया, जो ओवल शेप थी उनको अलग कर दिया, ये जो अलग फिगर्स थे इनको अलग कर दिया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा के क्या बना दिए, क्लस्टर बना दिए। ठीक है, उनके अंदर जो जो सिमिलरिटी थी उनके बेस पे हमने उनको अलग अलग क्लस्टर में डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग हमें क्यों चाहिए ये आप पढ़ लेना। हाँ, हम यहाँ पे देखते हैं मेथड्स की बात करते हैं कि क्लस्टरिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम ये मेथड्स फॉलो करेंगे कि जब हम क्लस्टर बना रहे हैं तो पार्टीशनिंग मेथड, हायरार्किकल मेथड, डेंसिटी बेस्ड, ग्रिड बेस्ड, मॉडल बेस्ड और कांस्टेंट बेस्ड। ठीक है, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पार्टीशन है और हायरार्किकल है और डेंसिटी बेस्ड है। ठीक है, हम इनको ही पढ़ेंगे, बाकी ओवरव्यू आप इन सबका भी ले लेना। तो देखो फर्स्ट हमारा पार्टीशनिंग मेथड है। पार्टीशनिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है, इसके अंदर n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल से आप समझते हैं। ठीक है, तो जब हम पार्टीशनिंग मेथड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम के मींस एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, याद रखना क्लासिफिकेशन में के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम फॉलो होती है और क्लस्टरिंग में के मींस एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, उसके अंदर काफी ऑब्जेक्ट्स हैं या काफी वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग क्लस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। अब क्लस्टर कैसे, किस क्लस्टर में इसको देंगे, किस बेस पे हम क्लस्टरिंग करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस बेस पे करें। ठीक है, तो डिस्टेंस बेस वही हम जो हमने लास्ट टाइम के नियरेस्ट में पढ़ा था, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बेस पे क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को क्लस्टर में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या है, के बताता है कि नंबर ऑफ क्लस्टर हमारे कितने होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू गिवन होगी कि आपको क्लस्टर कितने बनाने हैं, 2 क्लस्टर बनाने, 4 बनाने हैं, कितने बनाने हैं, तो के की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं कि हमें सिर्फ 2 क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, तो हमने 2 क्लस्टर बनाए, एक K1 एक K2, और हमारे पास ये सारा का सारा 1 to 12 जो है ये डेटा सेट है हमारा। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि अनसुपरवाइज लर्निंग है, कोई टारगेट फील्ड इसके अंदर नहीं होती। यहाँ पे कोई भी लेबल या फाइनल जो आउटकम्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा नहीं होता, सिंपल डेटा होता है। ठीक है, टारगेट डेटा नहीं होता या लेबल्ड डेटा आप बोल सकते हो, नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है कि ये 2 क्लस्टर है हमारे पास, K1 और K2, हमने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कौन से क्लस्टर में लाई करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इक्लूडिंग डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फैक्टर के बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज को क्लस्टर में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा डेटा सेट कौन सी क्लस्टर में जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, K1 और K2 का क्या मान लें, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, अब K1 में हम डेटा प्लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी होगी ना, उसी के बिहाफ पे तो हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम एक किसी भी इस डेटा सेट में से हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को क्या मान लिया, एज ए सेंट्रोइड वैल्यू मान लिया K1 और K2 का, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेंट्रोइड वैल्यू बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट और 2 को बनाओ, आप रैंडमली किसी भी वैल्यूज को K1 का सेंट्रोइड पॉइंट बना सकते हो और K2 का सेंट्रोइड पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। मतलब देखो सेंटर पॉइंट इसलिए होगा ना क्योंकि ये उस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है, अब उसी से हम सभी वैल्यूज का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो नियर होगा, जो नियरेस्ट होगा, उसके जो वैल्यू कम होगी उसको हम उस क्लस्टर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, K1 जो हमारे दो डेटा सेट 1 और 2 है उसको हमने क्या मान लिया, K1 और K2 का सेंट्रोइड पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो K1 का सेंट्रोइड पॉइंट हमारा क्या हो गया, 185 और 72। यहाँ पे देखो दो वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है। एक x1 बोल सकते हो, x2 बोल सकते हो, ठीक है। ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने K1 जो 185 और 72 है उसको एज ए सेंटर पॉइंट ले लिया K1 का, 170 और 56 को हमने क्या ले लिया, एज ए सेंटर पॉइंट K2 का ले लिया, ठीक है। अब वही हम इंक्लूडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा डेटा सेट 3 है, 1 और 2 को तो हमने सेंटर पॉइंट बना लिया, तो हमने 3 डेटा सेट को उठाया, 168 और 60। अब हम क्या करेंगे, इन डेटा सेट का इन दोनों की सेंट्रोइड पॉइंट से क्या निकालेंगे, सेंटर पॉइंट से इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और जिसका डिस्टेंस कम होगा उसमें हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने जो डेटा सेट 3 था उसको K1 के लिए डिस्टेंस निकाला, ठीक है। K1 के लिए जो डिस्टेंस निकाला वही फॉर्मूला सेम होगा, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होगी और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, जिस पे हमने क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, और जो हमारे एक्चुअल में हमारे ऑलरेडी जो डेटा हमारे पास है वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि x ऑब्जर्व वैल्यू माइनस x एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर प्लस y ऑब्जर्व वैल्यू माइनस y एक्चुअल वैल्यू और उसका स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब क्या हो गया, दूसरा एक बात और देखना, K मीन्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी कर दो, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, कैसे भी कर लो, बट नेगेटिव वैल्यू इसमें हम नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व वैल्यू मानी 168 माइनस एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या थी 185, ठीक है, उसका स्क्वायर किया, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सेकंड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू थी 60 और इसकी थी 72, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस करके होल स्क्वायर किया, उसका अंडर रूट किया, तो यहाँ से वैल्यू आई 20.80, ठीक है। अब हमने इसी वैल्यूज को लेके K2 से डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो K2 के सेंट्रोइड पॉइंट थे 170 और 56, तो इनसे डिस्टेंस निकाला सेम फॉर्मूला से, तो 4.48 आया। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4.48, तो मतलब जो हमारा डेटा वैल्यू 3 है वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, K2 में जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, K2 में K3 को भी प्लेस कर दिया। अब आप देखो K2 के पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो उसका सेंटर पॉइंट था और एक हमारा जो नेक्स्ट डेटा सेट था वो हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हम न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, K2 के अंदर दो पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब हमें जो नेक्स्ट के लिए जब हम चेक करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अब हमारा सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड हमारा क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या निकालेंगे, जिस भी क्लस्टर में हमारी वैल्यू प्लेस होगी हम उसी का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि सेंट्रोइड वैल्यू तो हमारी एक ही होगी, ठीक है। डिस्टेंस तो हमें एक से ही फाइंड आउट करना है। तो अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हमें क्या करना है, इसका भी एक न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे, किसका, K2 का। वो कैसे करेंगे, अब इसके अंदर कौन सी दो वैल्यूज हैं, 170 और 56, ठीक है, और एक ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी था, और अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी गई है, 168 और 60। तो हम इनका आपस में डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कैसे निकलता है डिस्टेंस, 170 प्लस 160, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो नेक्स्ट न्यू सेंट्रोइड पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 170 प्लस 168 को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, और 60 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, न्यू सेंट्रोइड पॉइंट कैलकुलेट हो गया। तो अब हमारे K2 का जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 169 और 58 होगा, ठीक है। अब हम जो डेटा वैल्यू 4 है, हमारा डेटा सेट 4 है, ठीक है।
अब इसको इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दोनों क्लस्टर को लेके, तो इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। तो पहले K1 के लिए इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे, तो वही सेम होगा 179 ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू 185 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू 68 और एक्चुअल वैल्यू 72 का स्क्वायर किया, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लेंगे, तो जब उसका स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई 6.32, ठीक है। इसी तरह फिर हमने K2 का जो सेंटर पॉइंट था उसको लेके डेटा सेट 4 का डिस्टेंस निकाला, सेम मेथड 179 ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू 169 का होल स्क्वायर प्लस 68 ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड 58 एक्चुअल वैल्यू, इनका डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो 6.32 आया, ठीक है। इसी तरह फिर हमने K2 से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो यहाँ से आया 14.14, ठीक है, सॉरी 14.14। तो मिनिमम डिस्टेंस किसका है, K1 को लेके मिनिमम डिस्टेंस है। तो जो नेक्स्ट वैल्यू डेटा सेट वैल्यू 4 है, तो वो कौन से क्लस्टर में प्लेस होगी, K1 में प्लेस होगी, ठीक है। इसी तरह आप सभी वैल्यूज का क्या करोगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालोगे और जिस क्लस्टर में वैल्यू प्लेस कर रहे हो उसका फिर एक न्यू सेंटर कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आगे उसको फर्दर उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमने सबको यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमने यहाँ पे देखा कि K1 क्लस्टर में कौन कौन सी वैल्यूज प्लेस होंगी, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये सारी 10 वैल्यूज जो हमारे K1 क्लस्टर में आएंगी और K2 में हमारी कौन सी वैल्यूज आएंगी, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, क्लस्टर बना लिया, ठीक है। और सिमिलरिटी यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस को देखे, मिनिमम डिस्टेंस जो था उस डिस्टेंस के बेस पे हमने क्या बना दिया, क्लस्टर में वैल्यू को प्लेस कर दी। तो ये था हमारा K मींस एल्गोरिथम्स, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में भी, कि इन वैल्यूज कोई भी वैल्यूज यहाँ पे दे सकता है, क्लस्टर की वैल्यू गिवन होगी कि K की वैल्यू क्या होगी और आप बताइए कि कौन से क्लस्टर में कौन सी वैल्यू प्लेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा K मिडोइड क्लस्टरिंग, ठीक है। अब देखो K मींस और K मिडोइड में डिफरेंस क्या है। जो K मींस था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम हर बार एक न्यू सेंट्रोइड वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी हमारी, ठीक है। जब भी हम कोई वैल्यू क्लस्टर में प्लेस कर रहे थे तो हर एट द टाइम ऑफ एडिंग सम वैल्यू इन द क्लस्टर, तो हम क्या कर रहे थे, एक न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट कर रहे थे हम, ठीक है। लेकिन अब K मिडोइड्स क्या कहता है कि आप बार बार सेंटर पॉइंट ना निकालो, सेंट्रोइड बार बार कैलकुलेट ना करो, आप क्या करो, जो आपके पास गिवन है उसमें से किसी भी वैल्यू को रैंडमली सिलेक्ट कर लो और क्लस्टर का क्या बना लो, सेंटर पॉइंट बना लो, सेंट्रोइड बना लो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है K मिडोइड्स में और K मींस में, ठीक है। उसमें हम जो सेंट्रोइड वैल्यू है वो हर स्टेप के बाद कैलकुलेट होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप पे क्या करोगे, आप किसी न किसी वैल्यू को किसी न किसी क्लस्टर में प्लेस करोगे, ठीक है। तो हर स्टेप के बाद आपको एक न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को ओवरकम करने के लिए K मिडोइड क्लस्टरिंग आई। K मिडोइड क्लस्टरिंग क्या कहती है कि आपको बार बार सेंट्रोइड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, आप क्या करो, रैंडमली प्लेस फिक्स कर दो, ठीक है। जो हमारे पास क्लस्टर होंगे उनके सेंटर पॉइंट्स को क्या कर लो, सेंट्रोइड को क्या कर लो, फिक्स कर दो, ठीक है। तो वही यहाँ पे K क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, एक डेटा सेट गिवन है D1 to D10, ठीक है। यहाँ पे इनकी x और y की वैल्यूज गिवन है, ये सब गिवन है। अब आपको बताना है, यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया कि K की वैल्यू क्या है, 2 है, कि आपको 2 क्लस्टर बनाने हैं, K1 और K2। अब आपको बताना है ये जो D1 to D10 है वो कौन सी वैल्यू कौन से क्लस्टर में प्लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, D1 से लेके D10 तक रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे 2 वैल्यूज को जो क्या होंगे, एज ए सेंट्रोइड होंगे दोनों क्लस्टर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया कि D1 को हमने K1 का सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लिया और D6 को हमने यहाँ पे K2 का सेंटर पॉइंट सेंट्रोइड अज्यूम कर लिया, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो, ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 1 को करो 6 को करो, आप किसी भी 2 वैल्यूज को उठाओ और उनको एज ए सेंट्रोइड यहाँ पे फिक्स कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, D1 के सेंट्रोइड पॉइंट फिक्स कर दिए, सॉरी K1 के सेंट्रोइड पॉइंट को फिक्स कर दिया D1, और K2 का सेंट्रोइड पॉइंट हमने किसको बना दिया, D6 को बना दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास D1 में वैल्यू क्या होगी, 2 और 3, x और y की वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 हो गई, और D6 में जो सेंट्रोइड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 और 8 होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें करना है जो K1 क्लस्टर है उसमें जो सेंट्रोइड वैल्यू है D1, उसको लेकर सभी वैल्यूज का क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सिंपल डिस्टेंस, कोई इक्विवेलेंट डिस्टेंस नहीं, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला,
ठीक है। तो सिंपल डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है D1 को लेके सभी वैल्यूज का, और फिर हमें D6 को लेके सभी वैल्यूज का, जिसका कम होगा उसी को उस क्लस्टर में हम प्लेस कर देंगे। कैसे देखो, अब हमें पहले D2 को चेक करना है, ठीक है। D2 को हम D1 के लिए भी चेक करेंगे और D6 के लिए भी चेक करेंगे। तो सिंपल वही है, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो D2 की वैल्यू क्या है, 5 और 7 है ऑब्जर्व वैल्यू, और D1 की ऑब्जर्व वैल्यू सॉरी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 और 3 है। तो हमने सिंपल क्या किया, सिंपल डिस्टेंस निकाला, ठीक है। कैसे, x2 - x1, ये फॉर्मूला है, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। तो यहाँ पे जब हमने निकाला 5 - 2 और 7 - 3, तो दोनों को जब प्लस किया तो यहाँ पे डिस्टेंस आया 7, ठीक है। अब हमें D2 को D6 से भी कंपेयर कर, D6 के लिए भी उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो D6 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 6 और 8 है, और D2 की क्या है, 5 और 7 है। तो यहाँ से जब हमने डिस्टेंस निकाला 6 - 5 और 8 - 7, तो यहाँ से डिस्टेंस आया 2। तो मिनिमम कौन सा है, 2 है। तो मीन्स जो D2 है वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, D6 में जाएगा, ठीक है। अब हम D3 के लिए चेक करेंगे। मैडम D2 तो अपना सेंट्रॉइड काइंड ऑफ थिंग है ना, सो वी विल चेक D1 फॉर D2 एंड D1 फॉर D3। नहीं, हमने यहाँ पे D1 को एज ए सेंट्रोइड लिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। D1 को सेंट्रोइड लिया, आप D2 को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हो एज ए सेंट्रोइड इनको, इनमें से। तो हमने यहाँ पे D1 को सेंट्रोइड माना है और क्लस्टर 2 का D6 को सेंट्रोइड अज्यूम किया है, ठीक है। तो हमने D5 का चेक किया, इसी तरह आप D3 का फिर चेक करेंगे। अब D3 में वैल्यू जो है 8 और 3 है, हम दोनों से डिस्टेंस निकालेंगे, D1 से भी और D6 से भी। हम यहाँ पे न्यू सेंट्रोइड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसा हम K मीन्स में करते थे, ठीक है। तो जब हमने D3 का निकाला तो देखो 8 - 2 6 और 3 - 3 0, तो क्या हुआ, 6 आया, ठीक है। और फिर हमने D3 का D6 से निकाला, तो D6 की वैल्यू जो थी एक्चुअल वैल्यू 6 और 8 थी, और D3 की वैल्यू थी 8 और 3। तो यहाँ से 8 - 6 2 और 8 - 3 5, 5 + 2 7 आया, और वहां से आया था हमारा 6। तो मिनिमम कौन सा हुआ, 6 हुआ। तो D3 भी कहाँ जाएगा, हमारा D1 में प्लेस होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को फिक्स करके और उन सभी वैल्यूज को दोनों से डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस निकालेंगे, इक्लूडिंग डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हमने वैल्यूज, देखो यहाँ पे मैंने सबका करके दिखाया है कि ये वैल्यूज थी। अब अभी हमने D3 का निकाला था, तो M1 यहाँ पे क्या है कि मतलब सेंट्रोइड पॉइंट है, और M2 क्या है, सॉरी M1 क्या है, क्लस्टर है, और M2 क्या है, क्लस्टर नंबर 2 है। तो D3 का डिस्टेंस यहाँ से 6 आया था, यहाँ से 7 आया था, ठीक है। इसी तरह आप D4 का निकालोगे, D4 का निकाला तो 3 - 2, D1 के लिए निकाला 3 - 2 और 5 - 3, तो कितना हुआ, 1 + 2 3 हुआ, ठीक है। और D4 का जब हमने D6 के रिस्पेक्ट में निकाला तो 6 - 3 3 एंड 8 - 3 सॉरी 8 - 5 3, तो 3 + 3 हुआ 6, ठीक है। इसी तरह हमने D5 का निकाला, D1 के रिस्पेक्ट में भी और D6 के रिस्पेक्ट में भी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, सभी वैल्यूज के क्या निकाल लिया, K मिडोइड्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, दोनों क्लस्टर को लेके डिस्टेंस यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, ये होने के बाद अब हम देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस किसका है। जो मिनिमम होगा, जो वैल्यूज मिनिमम आई है, जो डिस्टेंस मिनिमम होगा, उसी को हम उस क्लस्टर में कर देंगे, ठीक है। तो D1 तो ऑलरेडी हमारा M1 क्लस्टर में है, तो जब हमने D2 का निकाला तो D2 में क्या था, मिनिमम डिस्टेंस M2 आया था, M2 के लिए आया था, तो हमने इसको M2 में क्लस्टर में प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने D3 का निकाला तो 6 मिनिमम था दोनों में, तो इसको हमने M1 में प्लेस किया, ठीक है। D4 में मिनिमम डिस्टेंस 3 था, तो वो M1 के लिए था, तो M1 में डाला। तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी जो हमारा डेटा सेट्स थे उन सबको क्या कर दिया, अलग अलग क्लस्टर में प्लेस कर दिया, किसके बिहाफ पे, सेंट्रोइड वैल्यू के बिहाफ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम कोस्ट फाइंड आउट करते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस वाले, अगर जब हमने इन सभी डेटा वैल्यूज को इन सभी क्लस्टर में प्लेस किया, ठीक है, तो हमारी कितनी कोस्ट आई, देखो जो मिनिमम है वो उसको हम प्लस कर देंगे, सारे जितने भी मिनिमम वैल्यूज आए हैं उन सबका प्लस कर दो। तो 0 + 2 + 6 8 3 11 + 6 17 + 0 17 + 2 19 23 29 एंड 33। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है कोस्ट फाइंड आउट करो, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है उन सबका प्लस कर दो, सम कर दो, तो वो हमारा क्या होगा, कोस्ट आ जाएगी।
तो यहाँ पे जब हमने D1 और D6 को एज ए सेंट्रोइड लिया था तो हमारी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 33 आई है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी दूसरे वैल्यूज को भी सेंट्रोइड बना सकते हो। तो आप यहाँ से जब हमने D1 और D4 को क्या बना, एज ए सेंट्रोइड पॉइंट माना। ठीक है, ये हमारा M1 क्लस्टर का सेंट्रोइड पॉइंट है और इसको हमने M2 का माना। तो उसी तरह फिर हम यहाँ पे फिर सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जब यहाँ से टोटल कॉस्ट आई है तो वो कितना है, 35 आई है। ठीक है, तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, वो हमें क्या गिवन होगा कि क्लस्टर गिवन होंगे, के की वैल्यू गिवन होगी कि कितने क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिडवर्ड्स बता सकता है कि आप किस वैल्यू को एज ए मिडवर्ड कंसिडर करो। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि टोटल कॉस्ट बताओ कि जब हमारे ये दो मिडवर्ड्स हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, मतलब डेटा सेट को अलग अलग क्लस्टर में प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आई। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो के मीन्स और के मिडवर्ड से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और न्यूमेरिकल पेपर क्वेश्चंस ही आते हैं, इस टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, आपको गिवन होगा क्लस्टर के की वैल्यू गिवन होगी, सेंट्रोइड वैल्यू गिवन होगी कि आपको कौन सी कंसीडर करनी है और उसके बिहाफ पे आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा के मीन्स और के मिडवर्ड्स, ये हमारी दोनों क्लस्टरिंग टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्लस्टरिंग टेक्निक है हमारी हायरार्किकल मेथड। देखो हायरार्किकल मेथड क्या कहता है, जब हम क्लस्टर मतलब देखो यहाँ पे भी हमें क्लस्टर ही बनाने हैं, लेकिन ये क्या कहता है कि एक हायरार्की बनानी है हमें क्लस्टर्स की। ठीक है, जो सिमिलर टाइप्स की वैल्यूज हैं उन सबके हायरार्की में उनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जब हम हायरार्किकल मेथड्स की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एग्लोमेरेटिव और डिविसिव अप्रोच। ठीक है, देखो एग्लोमेरेटिव क्या कहता है, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। एग्लोमेरेटिव क्या कहता है कि एग्रीगेशंस होता है यहाँ पे। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, सारी वैल्यू क्या है, एग्रीगेट फॉर्म में है। ठीक है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल हमारे पास वैल्यूज गिवन है और उन सबको हमें क्या करना है, एक हायरार्की में उनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, और किस बिहाफ पे, जो एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं, जो वैल्यू एक दूसरे के क्लोजेस्ट है या फिर जिसका डिस्टेंस कम है, उन वैल्यूज को आपस में कनेक्ट करते जाओ और एक हायरार्की बनाते जाओ। ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच पे फॉलो करता है, मतलब बॉटम अप पे आपके सारा का सारा डेटा क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उन सबको एक हायरार्की में कनेक्ट करना है। डिविजिव अप्रोच क्या कहता है, ये डिवीजन बेस्ड अप्रोच है। डिवीजन मतलब आपको सारा का सारा डेटा कंबाइंड दे रखा है और आपको क्या करना है, उनको अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड करके उनके एक हायरार्की बनानी है। ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच पे फॉलो करता है। यहाँ ये ऊपर से टॉप से स्टार्ट करता है, सारा का सारा डेटा आपको क्या होगा, ग्रुप में मिला दिया जाएगा टॉप में, और फिर आपको डाउन में जाते हुए क्या करना है, सबको अलग अलग उनके ग्रुप बनाने उनको डिवाइड करना है अलग अलग क्लस्टर में, और फिर लास्ट में फिर क्या होगा, आपका इंडिविजुअल डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, ये है आपका जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग, उसको हम एक तो डेंड्रोग्राम भी बोलते हैं, दूसरा इसको एग्लोमेरेटिव और डिविसिव अप्रोच पे फॉलो करता है। अब देखो जो एग्लोमेरेटिव है वो क्या कहता है, एग्लोमेरेटिव कहता है यहाँ पे कि आपके पास इंडिविजुअल डेटा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास इंडिविजुअल हैं बॉटम में, ABCD। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस के बिहाफ पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने A और B का क्लस्टर बनाया, सपोज करो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, 10 है, तो इस तरह से वैल्यूज गिवन, तो वहां से डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उनके क्लस्टर बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे AB का क्लस्टर बनाया। ठीक है, उसके बाद C और D का क्लस्टर बनाया, फिर C और D का दोनों का डिस्टेंस कंबाइंड डिस्टेंस E के साथ अगर कम हुआ तो फिर हमने C और E का क्लस्टर बनाया, और फाइनली हमारा टॉप पे जाते हुए क्या हुआ, हमारे कंप्लीट क्लस्टर बन गया। ठीक है, हायरार्की में हमने क्या किया है, क्लस्टर बनाए हैं। ठीक है, डिविसिव इसका उल्टा होता है, अपोजिट है कि हमारे पास सारा का सारा डेटा एक टॉप पे होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करते जाना है डिस्टेंस फैक्टर के बेस पे। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इसमें यही आता है कि आपको इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हमारे, इसमें सिंपल ही ये होता है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एग्लोमेरेटिव क्या होता है और डिविसिव क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डेंसिटी बेस्ड मेथड, ये इंपॉर्टेंट है हमारा डीबी स्कैन वाला, डीबी स्कैन एल्गोरिथम इसमें यूज होती है। एक हमारा ग्रिड बेस्ड है और एक हमारा इसमें फिर मॉडल बेस्ड है। ये दोनों ही थ्योरेटिकल, इनसे कोई क्वेश्चन या तो सिंपल इनके एक्सप्लेनेशन आते हैं, मॉडल बेस्ड मेथड क्या होता है और ग्रिड बेस्ड क्या होता है। अभी हम डेंसिटी बेस्ड वाले को करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट्स बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को, फिर डेंसिटी बेस्ड। तब तक आप ऊपर वाला जो के मीन्स के मिडवर्ड्स और हायरार्किकल मेथड है उनको आप तब तक रिवाइज कीजिए। कोई डाउट है इनमें तो आप पूछ लीजिए।
उसके बाद डेंसिटी बेस्ड हम करेंगे। और ये आप इसको एक्सप्लेन कर लेना, एक नैरेटिव अप्रोच है, ये थ्योरेटिकली आता है, तो इसमें आप ये सब लिख सकते हो। इसमें हम टॉप से स्टार्ट, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे उनके बिहाफ पे उनको आगे जाके कंबाइन करते जाते हैं, ठीक है, और फिर हायरार्की में इनको हम कनेक्ट करते हैं आपस में। और डीवीसी में हम टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो 145 हो गए हैं, 2 o'clock स्टार्ट करते हैं, और एक डेंसिटी बेस्ड रह गया हमारा, इसको कवर करके उसके बाद ये एप्लीकेशंस है आपकी, ये आपकी यूनिट 11 कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम यूनिट नंबर 12 की मैं आपको पीपीटी शेयर कर, सॉरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी और पीपीटी भी दोनों शेयर कर दूंगी। तो वो थ्योरेटिकल है सारी, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वो आप खुद से कर लेना। मैं आपको पीपीटी और पीडीएफ का लिंक दे दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो 10 मिनट्स बाद डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग हम पढ़ेंगे। 2 o'clock स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। देखो डेंसिटी बेस्ड डीबी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसमें हम नॉइज को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा हमारा आउटलायर्स है, मतलब नॉइज फ्री डेटा कौन सा है हमारा, ये यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जब हम क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हम किस बेस पे कर रहे हैं, डेंसिटी बेस कर रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी मतलब कि हम बता रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ डेटा जो है एक एरिया में आएगा, ठीक है। एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ डेटाज हैं, ठीक है। तो अगर वो बिल्कुल पास पास है तो ज्यादा डेटा आ सकता है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और अगर जो डेटा है वो दूर दूर है तो उसमें कम ही डेटा आ पाएगा क्लस्टर में एक एरिया के अंदर, तो वो क्या होगा, हमारा डेंसिटी वहाँ पे फिर क्या होगी, लो होगी। मतलब हम एक डेंसिटी के बेस पे हम एरिया, मतलब एक एरिया में कितने नंबर ऑफ डेटा या कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है प्लेस हैं, उसके बेस पे हम क्लस्टर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग करते हैं तो हमारे पास 2 मेन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट देखो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन यहाँ पे हम एज ए रेडियस यूज कर रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। हमने क्या किया, किसी एक डेटा से एक डिस्टेंस निकाला, ठीक है। वो डिस्टेंस क्या होगा, वो होता है एप्सिलॉन वैल्यू, ठीक है। तो जो हम एप्सिलॉन वैल्यू निकालते हैं, जो डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो उस डिस्टेंस निकाल के हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जब हमने उस डिस्टेंस को रेडियस एज ए रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होगा, एज ए रेडियस हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे, कि सपोज करो ये हमारे पास कोई डेटा है आर, इसको हमने क्या नाम दिया, आर, ये हमारा एक सिंपल डेटा है, ठीक है। ये इस डेटा से हमने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस 2 यूनिट का हो सकता है, 1 का हो सकता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना भी यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। हमने एक डिस्टेंस अज्यूम किया, ठीक है। उस डिस्टेंस को लेके यहाँ पे हमने क्या किया, ये डिस्टेंस हमने कवर किया, उस पॉइंट से डिस्टेंस कवर किया, और कवर करके उस डिस्टेंस उसको क्या, उस पे क्या किया, डिस्टेंस कवर करके वहां से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो सर्कल जब हमने ड्रॉ किया तो ये क्या बन गई, उस सर्कल की रेडियस बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन पॉइंट्स है वो एज ए रेडियस यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो, अब ये आर यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। इस एरिया का सेंटर पॉइंट क्या हो गया, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया, आर हो गया। उस आर से हमने एक डिस्टेंस काउंट किया, ठीक है। वो डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो, आपको यहाँ पे वो भी हो सकेगा, मतलब आपको दिया होगा कि डिस्टेंस आपको कितना लेना है, एप्सिलॉन वैल्यू कितनी लेनी है, 2 यूनिट लेने, 3 यूनिट लेने, जितनी भी यूनिट इसमें मेंशन होगी उतने यूनिट से उतना डिस्टेंस हमने लिया, और फिर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको सर्कल ड्रॉ किया तो ये एप्सिलॉन हमारा एज ए रेडियस यूज हुआ, और जो हमारा डेटा था वो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। कि जब आप एप्सिलॉन को यूज कर रहे हो, एप्सिलॉन को यूज करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो उस सर्कल के अंदर मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि जब आप एक डेटा से एक डिस्टेंस काउंट करके एक क्लस्टर बना रहे हो, ठीक है। सर्कल का मतलब यहाँ पे क्लस्टर से है कि जब आप एक डेटा को एक सेंटर पॉइंट मान रहे हो और उस डेटा से एक डिस्टेंस कवर करके और एक क्लस्टर आपने ड्रॉ कर दिया,
तो उस क्लस्टर के अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम 3 पॉइंट्स है तो आप मानोगे कि वो आपका एक क्लस्टर है। अगर मिनिमम 3 पॉइंट्स नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो मिनिमम पॉइंट्स पता चला कि मिनिमम 3 डेटा जो होंगे उसमें होंगे क्लस्टर में, और एप्सिलॉन क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक डेटा से डिस्टेंस लेके आपने क्लस्टर ड्रॉ कर रहे हो, वो आपका क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और एक सेंटर पॉइंट्स होगा फिर से। अब जब हमने आर, एक डेटा था हमारा, सिंपल एक आर डेटा था, उस आर डेटा से हमने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया, एप्सिलॉन वैल्यू कवर की, और उस एप्सिलॉन वैल्यू कवर करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लस्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, क्लस्टर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो सेकेंड कंडीशन हमारी है मिनिमम पॉइंट्स वाली। तो अब आप देखो क्या इस क्लस्टर के अंदर मिनिमम 3 डेटाज हैं या 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। इसके अंदर पॉइंट पी भी लाई करता है, और ये पी हमारा सपोज करो कोई भी पी एस है, ये भी लाई करता है, और ये आर तो ऑलरेडी हमारा सेंटर पॉइंट है। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स वाली जो कंडीशन है वो इसके अंदर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा आर है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वो हमारा क्या होगा, कोर पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्लस्टर बन चुका है और इस क्लस्टर का कोर पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ऐसे ही हम क्या करते हैं, सभी डेटा को लेके क्लस्टर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, अब पी, अब ये हमारा सेकंड डेटा है पी, ठीक है। अब वैसे ही पी से फिर हमने वही एप्सिलॉन डिस्टेंस को क्या किया, एप्सिलॉन डिस्टेंस रीड किया, ठीक है। और उसको करके यहाँ पे फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा क्लस्टर बनाया, ठीक है। अब आप देखो जब हमने ये वाला क्लस्टर बनाया तो क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, मिनिमम पॉइंट 3 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस हो रही है। तो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर हमारा पॉइंट पी तो ऑलरेडी सेंटर पॉइंट है, क्यू भी इसके अंदर लाई कर रहा है, और आर भी इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है, मतलब इस आर भी इस क्लस्टर के अंदर है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो ये हमारा आर है, ये भी हमारा क्या होगा, सॉरी पी जो है वो भी हमारा क्या होगा, कोर पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब आप इनको एज ए क्लस्टर मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्यू के लिए चेक करते हैं। हम ऐसे ही क्या करेंगे, सभी डेटा को लेके चेक करेंगे क्या वो कोर पॉइंट है, क्या वो बाउंड्री पॉइंट है, या फिर हमारे पास नॉइसी डेटा है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हुए हम सारे के सारे डेटा को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि डेटा हमारा कोर पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, या नॉइसी डेटा है, ठीक है। तो अब हम क्यू के लिए चेक करेंगे। क्यू को हमने एज ए सेंटर माना और एक एप्सिलॉन डिस्टेंस लेके और एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। जब हमने ये क्यू वाला सर्कल बनाया तो आप देखो क्या इसके अंदर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। इसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, क्यू एंड पी, ठीक है। तो ये हमारा क्यू जो है कोर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कोर पॉइंट नहीं है तो क्या है, दूसरा आप क्या चेक करोगे, क्या हो सकता है, या तो वो बाउंड्री पॉइंट हो सकता है या फिर वो नॉइस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब तो आप सेकंड कंडीशन इसके लिए हमारी क्या है, क्या वो किसी कोर पॉइंट का नेबर है, हम ये चेक करेंगे। तो आप देखो कि क्या क्यू जो है किसका नेबर है, पी का नेबर है, ठीक है। क्यू जो है पी का नेबर है, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्यू हमारा यहाँ पे क्या है, पी का नेबर है। तो इट मीन्स जो क्यू है वो किसी बाउंड्री पॉइंट का नेबर है, मतलब उसके ही कहीं आसपास है। तो इट मीन्स ये हमारा फिर क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा बाउंड्री पॉइंट हुआ, ये कोर पॉइंट हुआ, ये भी कोर पॉइंट हुआ। हम इस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये सपोज करो एस पॉइंट है। जब हमने इसके लिए चेक किया तो वही हमने एक यूक्लिडियन डिस्टेंस रीड किया और उसको फाइंड रीड करके हमने क्या किया, ये वाला सर्कल ड्रॉ किया ऊपर वाला, ठीक है। अब आप ये वाला सर्कल जब देख रहे हो तो फिर सेकंड कंडीशन देखो, क्या वो मिनिमम पॉइंट्स है। तो आप देखोगे इस सर्कल के अंदर सिर्फ ये वाला पॉइंट एस आ रहा है और आर आ रहा है, ठीक है। 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। तो फिर हम चेक करेंगे कि ये कोर पॉइंट तो नहीं है, तो क्या ये बाउंड्री पॉइंट है या फिर हमारा नॉइस पॉइंट है, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट के लिए वही कंडीशन देखनी है कि क्या ये जो एस पॉइंट है, एस जो डेटा है, क्या वो किसी दूसरे कोर पॉइंट का नेबर है, क्या वो उसके कहीं आसपास है। तो हाँ, तो ये हमारा आर जो कोर पॉइंट था उसके नेबर में है, ठीक है। तो इस इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, बाउंड्री पॉइंट हो गया। फिर हम इसके लिए चेक करेंगे, इस डेटा के लिए चेक करेंगे। वैसे ही हमने एप्सिलॉन डिस्टेंस कैलकुलेट किया और एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। आप देखोगे क्या इसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स वाली कंडीशन चेक फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। इसमें मिनिमम 3 का मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से ऊपर डेटा हो, 4, 5, 6 कितना भी हो, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। तो आप देखोगे इस सर्कल के अंदर जो मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या वो बाउंड्री वैल्यू है, बाउंड्री पॉइंट है,
ठीक है, 4 पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि अगर मिनिमम 3 वाली कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स वो 4 पॉइंट है। ठीक है, अब मिनिमम 3 वाली नहीं हो रही तो हम चेक करेंगे क्या ये बाउंड्री पॉइंट है। तो हम देखेंगे क्या ये किसी कोर पॉइंट का नेबर है, नहीं, इसके आसपास कोई भी कोर पॉइंट नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे क्या इसके अंदर कोई कोर पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ना ये कोर पॉइंट का पार्ट नेबर है, ना इसने मिनिमम पॉइंट्स 3 वाले कंडीशन फुलफिल की है। तो इट मीन्स ये कैसा डेटा हो गया, आपका नॉइस पॉइंट होगा, ये आपका नॉइजी डेटा होगा। ठीक है, तो डीबी स्कैन एल्गोरिथम हमेशा नॉइस, मतलब इसमें हम क्लस्टर तो बनाते ही हैं, लेकिन क्लस्टरिंग के साथ साथ हमारा जो नॉइसी डेटा है वो भी इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह देखो, Madam, sorry to interrupt. Madam, if suppose this noise point contains the boundary point and only 2 points, then again it will be also called noise point. अगर इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते, ठीक है, Yes, and that point is not core point; it's a हाँ, boundary point. Then again this is called the noise point. नहीं, अगर वो बाउंड्री पॉइंट में आ रहा है तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं ना कि क्या वो किसी कोर पॉइंट का पार्ट है। हमने यहाँ पे यही चेक किया। अब जैसे क्यू था, क्यू के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे थे, तो फिर हमने सेकंड कंडीशन क्या चेक की कि क्या वो किसी कोर पॉइंट का नेबर है, क्या उसके आसपास कहीं कोई कोर पॉइंट है। इसमें था तो हमने इसको बाउंड्री पॉइंट दिया था, लेकिन इसमें हमने पहले कंडीशन चेक की मिनिमम पॉइंट्स वाली, वो फुलफिल नहीं हुई। सेकंड कंडीशन हमने क्या चेक की, क्या ये किसी कोर पॉइंट का पार्ट है, No. तो नो, नहीं है ना, ना तो इसने 4 पॉइंट वाली कंडीशंस को फुलफिल किया, ना ये बाउंड्री पॉइंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब दोनों ही कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मींस ये कैसा डेटा होगा, हमारा नॉइजी डेटा होगा। Oh, ठीक है, thank you, madam. ओके। अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट और होता और वो सपोज करो बाउंड्री पॉइंट होता, तो ऑब्वियसली फिर वो जो पॉइंट होगा वो किसी न किसी कोर पॉइंट के पास होगा। ये भी है। अब आप ये देखो ना, ये जो था डेटा, ये जो था, ये पी कोर पॉइंट के पास ही डेटा था, ये मतलब उसके क्लस्टर के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। बाउंड्री पॉइंट का मतलब ये क्या है, किसी दूसरी क्लस्टर का थोड़ा बहुत पार्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर के साथ डेटा भी क्या करते हैं, नोइज करते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या आता है, ये पॉइंट आता है, क्या ये किसी भी पॉइंट का पूछ लेते हैं कि क्या ये पॉइंट डायरेक्टली डेंसिटी रिचेबल है, तो वो उसको कैसे चेक करेंगे। सपोज करो क्यू के लिए ही पूछ रहा है, क्या जो क्यू डेटा है वो डायरेक्टली डेंसिटी रिचेबल है, तो हम क्या देखेंगे, जो हमने क्यू से जो एप्सिलॉन डिस्टेंस लिया था, उस एप्सिलॉन डिस्टेंस को जब हमने कवर किया, तो क्या उसके अंदर, क्या उसकी बाउंड्री पे कहीं ना कहीं कोर पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये पी जो है इसकी बाउंड्री पे आ रहा है, तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि जो ये क्यू डेटा है वो क्या होगा, डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल होगा फ्रॉम पी से। ठीक है, मतलब इस तरह से हम डेटा चेक करते हैं कि क्या वो रीचेबल भी है या नहीं है। तो अगर वो किसी भी कोर पॉइंट के नेबर में है, कोई कोर पॉइंट उसके बाउंड्री पे है, तो इट मींस उस कोर पॉइंट से हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं आते, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इस टाइप से, सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी कि डीबी स्कैन क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे उसमें हम क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है ग्रिड बेस्ड है, ये आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। हमारा जो ग्रिड बेस्ड में मतलब हमारा जो डेटा होगा, तो पर जो डेटा होगा वो किसके फॉर्म में होगा, सेल के फॉर्म में होगा। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होंगे, सेल से ही हमारा क्या बनता है, ग्रिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मॉडल बेस्ड है, मतलब मॉडल बना के हम इसमें करेंगे, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी आप थ्योरी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मेन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम क्लस्टरिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो के मीन्स और के बी डॉट से ही आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से आता है, डायरेक्ट आपको डेटा सेट गिवन होगा, के की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, आपसे पूछेगा क्लस्टर बनाओ के मीन्स बेस्ड एल्गोरिथम्स के थ्रू या फिर के बी डॉट्स के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये आता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सभी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो, सिंपल क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द क्लस्टरिंग टेक्निक्स, तो आप फिर सबका थोड़ा थोड़ा उसमें आप बताओगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस होगी। तो क्लस्टरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो, यूनिट नंबर 11 है ये आपकी। और नेक्स्ट इसमें आती है आपकी यूनिट नंबर 12। ठीक है, यूनिट नंबर 12 में कुछ नहीं है, सिंपल है, वो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उसमें भी, अभी आपको शेयर कर दूँ यूनिट नंबर 12। उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ यूनिट नंबर 10, 11 और 12 तीनों जो पीपीटीज हैं उनका लिंक शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स पे।
ठीक है, तब तक आप सब अपनी अटेंडेंस यहाँ पे चेक बॉक्स में दे दें विद एनरोलमेंट नंबर। ठीक, क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे जल्दी। तो मैं आपको शेयर करती हूँ यूनिट नंबर 12 की पीपीटी जो है। आपकी दोनों क्लासेस की अटेंडेंस होगी इसके बेस पे। जो फर्स्ट सेशन था 11 to 1 वाला और 1 to 3 वाला, दोनों की ये कंबाइंड अटेंडेंस है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो अपना चैट बॉक्स में नेम विद एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दीजिए। तब तक मैं आपको यूनिट नंबर 12 शेयर। हेलो, मैंने आपको लिंक चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो यूनिट नंबर 11, 12 और 10। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये आपके पीपीटी के लिंक हैं, और साथ में मैंने आपको ई ज्ञान कोर्स का लिंक दिया है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अपना सब्जेक्ट कोड डालोगे MCS 221 और वहाँ से फिर आप अपना जो पीडीएफ होगी सभी यूनिट्स की वो वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दिया और साथ में आपको पीपीटी का लिंक भी दे दिया। तो ये आपकी जो है यूनिट नंबर 12 है, इसमें आपका है टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल ही है, ये सारा थ्योरी बेस है। वेब माइनिंग क्या होती है, वेब माइनिंग में वेब कंटेंट माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, ठीक है, और वेब यूसेज माइनिंग, और यहाँ पे टेक्स्ट माइनिंग आ जाएगी। टेक्स्ट माइनिंग ये आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है ये, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, सिर्फ थ्योरी है ये। एक सेकंड रुकना। चार्जर में लगाना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 12 है, टेक्स्ट माइनिंग और वेब माइनिंग। ठीक है, तो मैंने इसका भी लिंक आपको दे दिया, ये आप रीड कर लेना। चैट बॉक्स में आप, हाँ जी बोलो। कोई कंबाइंड लिंक होगा क्या जिसमें सारी यूनिट का हो आपके पास पीपीटी? मैंने हर क्लास के साथ आपको लिंक प्रोवाइड किया है। लास्ट जो क्लास थी वो मैंने लास्ट टाइम उनका दे दिया था, और आज की जो क्लास थी उसका मैंने आज दे दिया है। ठीक है, आप साथ साथ अभी डाउनलोड कर लीजिए ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ऐसा कोई ग्रुप तो मेरे पास नहीं है ऐसा कि मैं आपको वहाँ पे दे दूँ, तो आप किसी आपस में ही किसी से आप शेयर करवा लेना, जो भी है शेयर कर लेना। वैसे मैंने हर क्लास के साथ ही पीपीटी का लिंक सबको आपको दिया है जी। हाँ जी, ठीक है, और साथ में पीडीएफ का भी लिंक दे दिया है। ये ई ज्ञान कोर्स का जो लिंक है, ये यहाँ से आप, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना जो कोर्स है आपका, जो आपका सब्जेक्ट कोड है MCS 221 221, ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपकी अटेंडेंस अभी ले रही हूँ, तो आप सब ने अपना चैट बॉक्स में डाल दिया एनरोलमेंट नंबर और नेम। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट्स रहता है तो प्लीज अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये अक्षर अभी ज्वाइन किया इन्होंने। तो मैं आपके अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं।